के 100 दिन के एजेंडे पर हो सकती है बात। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो नई सरकार के गठन को लेकर हलचल जो है वो तेज हो चली है। तो गठन की तैयारी यहां पर की जा रही है। तो आज केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई गई है, जिसमें नई सरकार के 100 दिन के एजेंडे को यहां पर तय किया जा सकता है कि अगले 100 दिन किस तरह से रणनीति रहने वाली है। तो इस एजेंडे पर इस बैठक में मंथन किया जा सकता है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो आपको बता दें कि एनडीए को 291, तो वहीं इंडी गठबंधन को 234 सीटें मिली हैं, जिसके बाद नई सरकार को लेकर लगातार सबकी निगाहें बनी हुई हैं कि किस तरह से यहां पर इस जनादेश के जरिए सरकार मिलते हुए नजर आएगी। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, नई सरकार के गठन की तैयारी और आज शाम एनडीए की अहम बैठक। तो सरकार बनाने का दावा पेश करेगा गठबंधन। सियासी हालातों पर चर्चा के लिए इंडी गठबंधन की भी बैठक है। तो नीतीश और नायडू के अगले कदम पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। पीएम मोदी ने फोन कर दिल्ली आने का न्योता दोनों को यहां पर दिया है। तो वहीं विपक्षी खेमा भी लगातार साधने की कोशिश में जुटा हुआ है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। नई सरकार के गठन की जो तैयारियां हैं वो तेज है और जो सियासी दल हैं वो अपने घटक दल को तो साधने की कोशिश में जुटे ही हैं, लेकिन साथ ही साथ किंग मेकर की स्थिति में इस वक्त नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जो है वो नजर आ रहे हैं, जिसके चलते विपक्षी खेमा भी उनको साधने में जुटा हुआ है। और इसी कड़ी में बैठकों का जो दौर है वो यहां पर देखा जा रहा है। तो एनडीए की आज अहम बैठक होगी, जिसमें तमाम जो घटक दल हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। तो 2024 लोकसभा चुनावों के परिणाम आ चुके हैं, जिसमें एनडीए को बड़ा झटका लगा है। 400 पार के नारे के साथ मैदान में उतरी बीजेपी के लिए इस बार 250 का आंकड़ा पार कर पाना भी मुश्किल हो गया है। लेकिन अब सवाल यह है कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से बीजेपी को इतनी कम सीटें हासिल हुई। 10 साल से पूर्ण बहुमत की सरकार पर जनमत का बड़ा प्रहार हुआ है। 2014 और 2019 में एक तरफा जनादेश देने वाले लोगों ने इस बार अपना मूड बदल दिया था, जिसकी भनक शायद बीजेपी को नहीं लग पाई। 7 चरणों के रण में सबसे ज्यादा आक्रामक प्रचार करने वाली बीजेपी काउंटिंग के बाद बैकफुट पर नजर आई। बड़े बड़े दावों और तमाम वादों के बाद भी बीजेपी जादुई आंकड़े से दूर रही। और सबसे बड़ा खेल इसमें यूपी से समाजवादी पार्टी और बंगाल से तृणमूल कांग्रेस ने किया। 400 पार का नारा क्यों हुआ फ्लॉप? इसका एक नहीं बल्कि कई कारण हैं। देखिए और समझिए हर एक कारण को हमारे साथ। बीजेपी प्रत्याशियों के चयन को लेकर नाराजगी, बीजेपी नेताओं के विवादित बयान, आरक्षण और संविधान को लेकर संशय, ग्रामीण इलाकों में अग्निवीर योजना का विरोध, बीजेपी कार्यकर्ताओं में ओवर कॉन्फिडेंस, केंद्रीय बीजेपी संगठन और राज्य के नेताओं के बीच खींचतान, विपक्षी नेताओं पर एजेंसियों की कार्रवाई। ये वो वजह है जिसकी वजह से बीजेपी 272 के आंकड़े से पीछे रह गई। बीजेपी प्रत्याशियों के चयन को लेकर नाराजगी। चुनाव शुरू होने से पहले जो बड़े पैमाने पर प्रत्याशी बदलने के दावे किए जा रहे थे, पहली लिस्ट आई तो तस्वीर अलग दिखी। तमाम मौजूदा सांसदों को टिकट थमा दिया गया, जिससे क्षेत्रीय जनता के बीच आक्रोश दिखा। मतदाताओं से सांसदों की दूरी ने इस नाराजगी को और बढ़ाया, जिसका परिणाम रिजल्ट में देखने को मिला। इस साल मार्च में जब लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ था, तब किसी को नहीं पता था कि इस बार का चुनाव इतना दिलचस्प होगा। दिलचस्प इसलिए क्योंकि जनवरी में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो माहौल बना था, उससे हर किसी को मन में यही था कि चुनाव एक तरफा होगा, और माहौल भी ऐसा ही बना। दरअसल जनवरी में राम मंदिर के उद्घाटन के साथ बीजेपी का आत्मविश्वास चरम पर पहुंच गया था। बीजेपी ने उद्घाटन कार्यक्रम में विपक्ष के बहिष्कार को मुद्दा बनाया। बाद में कई दूसरे दलों से नेता इसी को मुद्दा बनाकर अपनी पार्टियां छोड़ बीजेपी में आ गए। इससे बीजेपी को देश भर में राम मंदिर मुद्दे को सेंटर स्टेज पर लाने में मदद मिली और बीजेपी ने चुनाव अभियान मोदी की गारंटी से शुरू की। बीजेपी नेताओं के विवादित बयान। एक तरफ जहां बीजेपी अपने पॉजिटिव नैरेटिव बना रही थी, तो वहीं बीजेपी नेताओं के बयानों ने ही पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी।
मंच और सभाओं में संविधान और आरक्षण को लेकर दिए गए बीजेपी नेताओं के बयान ने लोगों के बीच संशय की स्थिति पैदा कर दी। हालात ऐसे हो गए कि केंद्रीय नेतृत्व को सफाई देनी पड़ी। लोगों को ये समझना पड़ा कि पार्टी की मंशा संविधान में बदलाव करने की नहीं है। हालांकि इसी बीच विपक्ष ने भी इन मुद्दों को जोर शोर से उठाया, बीजेपी के विरोध में पिच तैयार करने की कोशिश की। मोदी जी ने कभी आरक्षण को हाथ नहीं लगाया है। मैं आज आपके बीच में कहकर जाता हूं, जब तक संसद में एक भी भाजपा का सांसद है, एसटी, एससी और पिछड़ों के आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। ये मोदी का गारंटी। भाइयों बहनों, पिछड़े समाज का ओबीसी के आरक्षण पर डाका डालने का काम अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी। मैं आपको बताने आया, कर्नाटक और तेलंगाना के अंदर 5% और 4% माइनॉरिटी को आरक्षण दिया, मुस्लिमों को आरक्षण दिया, जो संविधान सम्मत नहीं। ग्रामीण इलाकों में अग्निवीर योजना का विरोध। जिस जनता ने सरकार की योजनाओं की तारीफ की, उसी जनता ने सरकार की कई योजनाओं का विरोध भी किया। इसी कड़ी में सबसे पहले नाम आता है अग्निवीर योजना का, जिसको लेकर सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं में भारी गुस्सा देखने को मिला। कांग्रेस ने भी मोदी सरकार को अग्निवीर योजना को लेकर घेरा। तमाम सवाल खड़े हुए। जंतर मंतर पर युवाओं ने प्रदर्शन किया और कहा कि जो जय जवान जय किसान का नारा देते थे, और उन्होंने जवान का भी अपमान किया और किसान का भी। अग्निवीर में पता है क्या किया इन्होंने हिंदुस्तान के जवानों को मजदूर बनाया है। हम अग्निवीर को कैंसिल करेंगे और जैसे पहले हुआ करता था वैसे करेंगे। ये सच्चाई है अग्निवीर की। हिंदुस्तान का हर एक युवा जानता है कि अग्निवीर का मतलब हिंदुस्तान के जवानों को मजदूर बनाना है। कि 4 जून के बाद जब दिल्ली में सरकार बनेगी तो अग्निवीर जैसी नौकरी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। बीजेपी कार्यकर्ताओं में ओवर कॉन्फिडेंस। पहले चरण के मतदान से पहले तक तो बीजेपी पूरे आत्मविश्वास के साथ सियासी पिच पर बैटिंग कर रही थी, लेकिन पहले और दूसरे चरण में कम मतदान ने बीजेपी का भी आत्मविश्वास हिला दिया। मतदान का प्रतिशत कम हुआ तो विपक्ष का हौसला बढ़ने लगा। इसके बाद चुनाव जैसे जैसे अब आगे बढ़ा, वैसे वैसे सियासी तपिश भी बढ़ती गई। मोदी गारंटी के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव मैदान में उतरी बीजेपी का सियासी एजेंडा पहले चरण के मतदान के बाद बदला हुआ नजर आया। चुनाव प्रचार में पुरानी बातें फिर से गूंजने लगी है। दूसरे चरण की वोटिंग से पहले पीएम मोदी ने हिंदुत्व के पिच पर बिसात बिछानी शुरू कर दी थी। दूसरे चरण के मतदान के बाद एक बार फिर हिंदू मुसलमान पाकिस्तान हनुमान घुसपैठिया जैसा नैरेटिव सेट किए जाने लगे। दूसरे चरण के मतदान से पहले चुनाव में हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान की एंट्री हुई। ये वही चरण था जहां से पिछले लोकसभा चुनाव में चरण दर चरण बीजेपी ने विपक्ष के खिलाफ लीड बनाकर रखी थी। 2024 के चुनाव की लड़ाई संपत्ति सर्वे से मुसलमान और मंगलसूत्र तक आ चुकी थी। दरअसल पहले चरण में कम मतदान के बाद विपक्ष ने ये कहना शुरू कर दिया था कि इसमें इंडी गठबंधन को बढ़त मिल रही है, जिसके बाद दूसरे चरण के लिए बीजेपी नेताओं ने अपने भाषणों में कांग्रेस को ही घेरा। खासकर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का साल 2006 में दिया गया वो बयान, जिसको लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हुई थी। इस बार का कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख लीजिए। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है, और ये माओवाद की सोच को धरती पर उतारने की उनकी कोशिश है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हरेक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है।
उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। मैं कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस वालों को कहना चाहता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, इसको कोई नहीं छीन सकता, भारत से कोई नहीं छीन सकता। भाइयों बहनों, ये पाकिस्तान के पास से पाक ऑक्यूपाई कश्मीर लाने की जगह कांग्रेस पार्टी एटम बम की बात कर भारत की जनता को डरा रही। मुझे मालूम नहीं है कि कांग्रेस पार्टी को क्या हो। केंद्रीय बीजेपी संगठन और राज्य के नेताओं के बीच खींचतान, सियासी समीकरण, जातीय गणित ठीक करने के बीच बीजेपी नेताओं में आपसी खींचतान की भी खबरें चर्चा का मुद्दा रही। केंद्रीय नेतृत्व और राज्य के कद्दावर नेताओं के बीच की रस्साकसी ने भी पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम किया। कई राज्यों में नेतृत्व बदल गया तो वहीं नया पावर सेंटर भी बनाया गया।